एक छोटे से गांव में आलोक नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी मीरा और बेटे राजू के साथ रहता था। आलोक के पास एक छोटा सा ठेला था जिस पर वो कचौरी बेचकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी, जिसकी वजह से आलोक जो भी कमाता वो मीरा की दवाइयों में ही खर्च हो जाता था। इस कारण घर की हालत बहुत खराब थी। एक दिन आलोक गांव के चौराहे पर कचौरी बेच रहा था। आलोक का दोस्त सुरेश भी उसके पास खड़ा था। और सुना आलोक, क्या हाल है? कुछ खास नहीं, बस जैसे तैसे घर का गुजारा कर रहा हूँ। दोनों बातें करने लगे। तभी आलोक का बेटा राजू नंगे पैर दौड़ता हुआ अपने पिता के पास आया। पिताजी जल्दी चलिए, अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अरे ये क्या कह रहा है बेटा? सुबह तो वह बिल्कुल ठीक थी। चल जल्दी चलते हैं। सुरेश, जरा ठेले का ध्यान रखना। मैं जाकर देखता हूँ कि मीरा को क्या हुआ है। आलोक घबराकर घर की ओर दौड़ा। घर के अंदर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी मीरा चारपाई पर बेजान पड़ी थी। उसके माथे पर गीली पट्टी रखी हुई थी। आलोक, राजू का ध्यान रखना। मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। नहीं मीरा, ऐसा मत कर, तू जल्द ठीक हो जाएगी। मैं वैद्य को बुलाता हूँ। आलोक दौड़ते हुए गांव के वैद्य के पास गया। वैद्य जी आलोक के साथ लौटे। आलोक, इसकी हालत बहुत नाजुक है। इसे तुरंत दवाई की जरूरत है, लेकिन ये दवाई सिर्फ शहर में मिलेंगी। शहर? लेकिन वहां जाने में 4 घंटे लगेंगे और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। आलोक, कुछ भी कर पे देर मत कर। तुझे अपनी पत्नी की जान बचानी है। आलोक एक पल भी देरी किए बिना दौड़ा और अपनी पुरानी बैलगाड़ी में मीरा को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। राजू भी अपने पिता के साथ बैठ गया। गांव की कच्ची सड़क, रास्ते में जंगल और उबड़ खाबड़ रास्ता था। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही। मीरा की सांसें धीमी होती जा रही थीं। राजू घबराकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है। अचानक बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस जाता है। बैल घबराकर रुक जाते हैं। आलोक नीचे उतरकर पहिया निकालने की कोशिश करता है। हे भगवान, अब क्या करूं? वो मन ही मन बोलता है। इतने में रास्ते से एक कार गुजरती है जिसमें एक अमीर सेठ धनपाल बैठा होता है। राजू दौड़कर कार के पास जाता है और हाथ जोड़कर विनती करता है। सेठ जी, कृपया मेरी माँ को शहर तक पहुँचा दीजिए, उनकी जान खतरे में है। हाँ, लेकिन मुझे देर हो रही है। देखो, मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। सेठ जी, दया कीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी। मेरी बला से मुझे अपने काम से मतलब है। रास्ते से हटो। आलोक मायूस होकर बैलगाड़ी को धकेलने की कोशिश करता है। राजू अपने छोटे छोटे हाथों से गाड़ी को धक्का देने में मदद करता है। दोनों कोशिश करके बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल लेते हैं। फिर वे जल्दी से अस्पताल की ओर बढ़ते हैं। समय था। आलोक किसी तरह मीरा को अस्पताल पहुंचाता है। इसके बाद डॉक्टर जल्दी जल्दी उसका इलाज शुरू करते हैं। सुनिए, इनकी हालत बहुत गंभीर है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे इन्हें बचाने की। आप यहीं बैठ जाइए। आलोक और राजू डॉक्टर की बात सुनकर हताश हो जाते हैं। डॉक्टर अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। हमें माफ कीजिए, हम उन्हें नहीं बचा सके। आलोक जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। राजू की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। माँ, तुमने कहा था मैं बहादुर बनूंगा, लेकिन मैं तो तुम्हें बचा ही नहीं सका। आलोक बेटे को गले लगाकर रोने लगता है। इसके बाद वे मीरा को लेकर घर की ओर चल पड़ते हैं। जब वे गांव पहुंचते हैं तभी गांव वाले मीरा की ये दुखद खबर सुनकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं। माँ, मैं बड़ा होकर गरीबों के लिए कुछ करूंगा। जो लोग अमीर होकर गरीबों को ठुकरा देते हैं, मैं उनके लिए इंसाफ करूंगा। गांव के बड़े बुजुर्ग राजू की बात सुनकर उसे गले लगाते हैं। राजू की आंखों में माँ की यादें और संघर्ष का संकल्प साफ दिखाई देता है। कुछ सालों बाद मीरा की मृत्यु के बाद आलोक टूट चुका था। उसने ठेला अपने दोस्त सुरेश को बेच दिया था, लेकिन अब खेतों में मेहनत करते करते उसकी कमर झुक गई थी। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। राजू अब 18 साल का हो चुका था। वो भी पिता के साथ खेतों में काम करने लगा था। बारिश हो रही थी, लेकिन दोनों कीचड़ में भी काम कर रहे थे। आलोक हल चला रहा था। राजू भी उसके साथ खेत में लगा हुआ था। बेटा, थोड़ा आराम कर ले।
तुझे ठंड लग जाएगी। नहीं पिताजी, मुझे काम पूरा करना है। आपने कहा था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आलोक बेटे को गर्व से देखता है। राजू का हौसला देखकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी बारिश रुक जाती है। इतने में गांव का साहूकार सेठ रघुनाथ खेत पर आ जाता है। उसके साथ उसके गुंडे भी थे। ओए आलोक, कर्ज की किस्त का क्या हुआ? अभी तक पैसे नहीं दिए? सेठ जी, बस 1 महीने का और समय दे दीजिए। फसल कटने पर सब चुका दूंगा। बस, बहुत हो गया तेरा नाटक। अब मैं तेरी जमीन अपने नाम लिखवाऊंगा। सेठ गुंडों को इशारा करता है। गुंडे आलोक को जमीन पर धक्का दे देते हैं। राजू यह सब देखकर गुस्से से तिलमिला उठता है। वह सेठ के सामने खड़ा हो जाता है। सेठ, तुम मेरे पिता को हाथ मत लगाना। अबे छोटू, तू मुझे धमकी देगा? चल भाग यहाँ से। सेठ रघुनाथ ने राजू को धक्का दिया। राजू गिर जाता है, लेकिन तुरंत उठकर फिर से सेठ के सामने आ खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों होते हैं। तभी गांव का मुखिया राजपाल वहां से गुजर रहा था। वो ये सब देखकर वहां पहुंचता है। रघुनाथ, ये तुम क्या कर रहे हो? मुखिया जी, मैं तो इनसे अपना कर्ज लेने के लिए आया हूँ। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा कर्ज लेने का? इस प्रकार लोगों को मारकर कर्ज लिया जाता है? मुखिया जी, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर आप ही बताइए, 2 साल हो गए इसने आज तक मेरा कर्ज देने का नाम नहीं लिया। मुखिया जी, मुझे बस अपना उधार चाहिए। मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि मैं किन परिस्थितियों से गुजरा हूँ। मैंने सेठ रघुनाथ का कर्ज देने से कभी मना नहीं किया। बस मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं जल्द ही कर्ज चुका दूंगा। राजपाल ने फैसला सुनाया। ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने का और समय दिलवाता हूँ। 6 महीने के अंदर रघुनाथ का कर्ज चुका देना। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रात का समय आलोक और राजू घर के अंदर बैठे थे। राजू चुपचाप अपनी माँ की तस्वीर देख रहा था।